हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यूनिट संख्या 8 12th क्लास डी व एफ उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो तक हमने डी उपकोष के सभी गुणों का अध्ययन कर लिया है तथा एफ उपकोष की जो दो श्रेणियां हैं या एफ उपकोष के दो भाग हैं, 4F श्रेणी और एक आती है अपनी 5F श्रेणी, जिनमें हमने 4F श्रेणी तथा लैंथेनाइडों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था तथा लैंथेनाइड संकुचन, इनका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो तक कर लिया है। अब हम 5F श्रेणी जो 4F श्रेणी के बाद आएगी उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ हम 5F श्रेणी में इन 5F श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं, उसके अलावा 5F श्रेणी के तत्वों कौन कौन से हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे ट्रिक बना के याद करें तथा उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे 5F श्रेणी। 5F श्रेणी या हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्या है? एक्टिनाइड। ठीक, सबसे पहले हम ये देखें कि जो ये एक्टिनाइड है इनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। कहाँ? आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। ठीक है, आवर्त सारणी में स्थिति का मतलब जब भी हमें कहा जाए किसी भी तत्वों के बारे में या किसी भी समूह के बारे में, ठीक है, तो उस आवर्त सारणी में स्थिति का मतलब है हमें दो बातें पता करनी है। एक तो आवर्त सारणी में उस तत्व का या उस समूह का वर्ग कौन सा है, और दूसरी बात हमें पता करनी है उसका आवर्त कौन सा है। तो देखो, हमारी आवर्त सारणी मुख्यतः इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से, यहाँ देखो, इस प्रकार से दर्शाने का मतलब है ये एस उपकोष के तत्व हैं, ये पी उपकोष के तत्व हैं, ये सभी अपने ये जो हैं ये डी उपकोष के तत्व हैं, जिसमें ये स्केडियम से शुरू होती है, एक श्रेणी इट्रियम से, एक श्रेणी लैंथेनम से, एक श्रेणी एक्टिनियम से शुरू होती है। ये इस प्रकार से शुरू होती है। अब हमें देखें, ये एस उपकोष आ गया, पी उपकोष आ गया, डी उपकोष भी आ गया तथा अपना एफ उपकोष कहाँ है। तो देखो, एफ उपकोष की दो श्रेणियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त सारणी में इधर नीचे की तरफ लिख देते हैं। एक श्रेणी होती है 4F और एक श्रेणी होती है 5F श्रेणी। मुख्यतः यदि हम ये कहें कि इन्हें नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग से हैं, अलग से नहीं है। जो 4F श्रेणी के जो कुल 14 तत्व थे वो लैंथेनम के पीछे थे तथा जो ये 5F श्रेणी अब हम जो पढ़ने वाले हैं, इस 5F श्रेणी के जो तत्व ये थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक चलेंगे। ये सभी तत्व इस परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के पीछे स्थित हैं। जैसे मान लो ये एक्टिनियम है, ये तो इसके पीछे पूरी ये श्रेणी है थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, कुल 14 तत्वों की। इन 14 तत्वों को हम पीछे से नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हम सामने से देखेंगे तो हमें केवल एक्टिनियम दिखाई देगा, पीछे के 14 तत्व नहीं दिखाई देंगे, पीछे के नहीं दिखाई देंगे, इसलिए हमने इनको आवर्त सारणी में नीचे लिख दिया है। तो क्या हम ये कहते हैं कि जहाँ एक्टिनियम के पीछे हैं तो एक्टिनियम जिस आवर्त में है उसी आवर्त में पूरी 5F श्रेणी हो गई, तथा एक्टिनियम जिस वर्ग में है उसी वर्ग में अपनी पूरी 5F श्रेणी हो गई। तो देखो, एक्टिनियम के लिए वर्ग पहला, ये दूसरा वर्ग, और ये कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। तथा आवर्त देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ आता है। तो आवर्त इसके लिए क्या है? 7 आवर्त है। तो आवर्त सारणी में स्थिति क्या है? वर्ग संख्या 3 और वर्ग आवर्त क्या है? 7। एक खास बात इनसे जुड़ी हुई हम ये ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कहने का मतलब जो 1 से लेकर 18 वर्ग हैं उनमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। बड़ा वर्ग पूछने का मतलब यहाँ इसका ये है कि सब ऐसा वर्ग हमें बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व आते हों। तो देखो क्या लगता है, ये पहला वर्ग इतना लंबा लग रहा है, दूसरा उससे कम, तीसरा वर्ग और छोटा, और ये इस प्रकार से थोड़े से बढ़ गई। तो हमें क्या लगता है आवर्त सारणी को देखकर कि भाई ऐसा है कि पहला वर्ग ज़्यादा दूरी में आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आएगा? पहला वर्ग। लेकिन नहीं,
सबसे जो बड़ा वर्ग आवर्त सारणी में आता है वो आता है अपना तीसरा वर्ग। देखो क्या है, तीसरे वर्ग में कौन कौन है। तीसरे वर्ग में स्केडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। 4 तत्व तो किसके हैं, डी उपकोष के, तथा लैंथेनम के पीछे 14 तत्व एफ उपकोष के 4f श्रेणी, और एक्टिनियम के पीछे 14 तत्व एफ उपकोष के 5f श्रेणी। 14 और 14 एफ उपकोष के कितने आ गए, 28 किसके आ गए, एफ उपकोष के। तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है जिसमें 28 तो ये और 4 ये, कुल कितने तत्व आ रहे हैं, 32। तो सबसे बड़ा वर्ग क्या है, अपना है तीसरा वर्ग। हम बात कर रहे थे 5f श्रेणी की, जो आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, वर्ग संख्या 3, आवर्त क्या है 7। एक बात और कि इन्हें एक्टिनाइड क्यों कहा गया है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई 5f श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, एक्टिनाइड क्यों कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न सेम वैसा ही है। जब हम 4f उपकोष के तत्व पढ़ रहे थे तो वहाँ हम ये बात कह रहे थे कि 4f श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड कह रहे थे, क्योंकि वो लैंथेनम के बाद आ रहे थे, परमाणु क्रमांक 57 के बाद में। अब ये किसके बाद में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं परमाणु क्रमांक 89, परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं। किसके बाद आ रहे हैं, एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया है इन्हें, एक्टिनाइड। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5f श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये सभी तत्व एक्टिनियम के पीछे स्थित हैं। ठीक है, एक बात और, जो जैसे लैंथेनाइडों को हम सामान्यतः Ln से दर्शा रहे थे पूरी श्रेणी को, जैसे हैलोजनों को X से दर्शाते हैं, वैसे लैंथेनाइडों को Ln से दर्शाते हैं। ठीक वैसे ही जो एक्टिनाइड है उन्हें हम किससे दर्शाएंगे, An से दर्शाएंगे। 3 बातें हमने सीखी है। इनका आवर्त सारणी में स्थिति वर्ग संख्या 3, आवर्त क्या है 7। उसके अलावा हमने सीखा है इन्हें एक्टिनाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, तथा इन्हें किससे दर्शा रहे हैं, An से दर्शा रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो एक बात और है, इस श्रेणी के जो 4f श्रेणी के तत्व हैं उसमें अधिकतर तत्व प्रकृति में नहीं मिलते हैं, अधिकतर तत्व प्रकृति में नहीं मिलते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं तथा उन्हें कृत्रिम रूप से नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। इसलिए एक शब्द आता है पैरा यूरेनियम, पैरा यूरेनियम, पैरा यूरेनियम, या हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम। तत्व कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, तो देखो क्या है, जो अपनी 5f श्रेणी है उसमें एक तत्व आएगा परमाणु क्रमांक 92 पर, यूरेनियम। क्या आएगा, यूरेनियम। तो यूरेनियम के बाद में जो भी तत्व आएंगे, परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद जो भी तत्व आएंगे वो सभी तत्व कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। इनका निर्माण, जो यूरेनियम के बाद जो भी तत्व हैं इनका निर्माण यूरेनियम से ही नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा कर लिया जाता है। ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी, 1-2 बातें, ये ट्रांस यूरेनियम कौन है, एक्टिनाइड क्यों कह रहे हैं, किससे दर्शा रहे हैं, आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, ये एक्टिनाइडों की सामान्य जानकारी होगी। अब हम लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो हम सीख रहे हैं किसका, 5f श्रेणी का। हमने एक चीज़ पिछले कई वीडियो में हमने बताई है कि n जो आवर्त रहता है या मुख्य क्वांटम संख्या रहती है उसका मान s के लिए तो जितना n होता है वही होता है, तथा इसका मान p उपकोष के जो d उपकोष है उसके लिए n में से 1 कम होता है, तथा f उपकोष के लिए होता है n में से 2 कम। या हम उल्टा चले, जितना f उपकोष के लिए है उससे 1 ज़्यादा d के लिए, और उससे 1 और ज़्यादा या f उपकोष से 2 ज़्यादा किसके लिए रहता है, s उपकोष के लिए। किसके लिए रहता है, s उपकोष के लिए। तो इनके बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, उसमें f उपकोष भी आएगा, d उपकोष भी आएगा, d उपकोष भी आएगा, और एक क्या आएगा, s उपकोष भी आएगा। तो s के लिए तो क्या आएगा, जितना n है वही। ठीक, d के लिए क्या आएगा, 1 कम, n-1। f के लिए क्या आएगा, 1 और कम, n-2। हमें पता है n-2 कितना है, यहाँ 5f श्रेणी है, तो 1 बढ़ाकर क्या कर दोगे, 6d, 1 और बढ़ा के क्या कर दोगे, 7s। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d में यहाँ इनके लिए 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तक आएंगे,
उसके अलावा 5F श्रेणी में 0 से लेकर 14 तत्वों तक आएंगे। ठीक, ये जो एक्टिनाइड श्रेणी है ये परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होती है। तो 90 से पहले जो अक्रिय गैस है वो होती है रेडोन। तो शॉर्ट में पूरा 86 परमाणु क्रमांक तक या रेडोन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख के हम केवल बाह्यतम कोश का लिख देंगे, क्या, Rn। उसके बाद में 5F 0 से लेकर 14, 6D 0 से 2 और 7S2। ये बात ऐसे ध्यान रहती है, n के मान कम करके तो ठीक है, कौन सी, किस बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से है। नहीं ध्यान रहती तो अपनी आवर्त सारणी के हिसाब से भी हम उसका पता लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये एक्टिनाइड है, हमें पता है एक्टिनाइड एक्टिनियम के पीछे है, इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, 5F। तो F तो क्या हो गया, 5F। अच्छा, अब D कौन सा है देखना, D कोश में 4 श्रेणियां पढ़ रहे थे, 3D 4D 5D और 6D। 3D स्केडियम वाली, 4D इट्रियम से शुरू होती है वो, और 5D श्रेणी लेंथेनियम के बाद वाली, और एक्टिनियम के बाद में आती है एक्टिनियम रदरफोर्डियम ऐसे करके जो आती है वो कौन सी होगी, 6D। तो D कौन सा होगा यहाँ, 6D। अब आ जाओ किसके लिए, S उपकोष के लिए। तो S उपकोष में जो ये तत्व है ये कौन से आवर्त में आ रहा है, 7वें आवर्त में आ रहा है। तो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा Rn 5F 0 से लेकर 14, 6D 0, कभी 1 कभी 2 और 7S में 2। इसका मतलब 7S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 0 तक 14 रहेंगे और इसमें कभी 0 कभी 1 और कभी 2 रहेंगे 6D में। किन में 1 रहेगा, किन में 2 रहेंगे, किन में 0 रहेंगे 6D में, वो अब हम देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो क्या है, अब हम लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ये श्रेणी है ना, ये श्रेणी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर ये जाती है 103, 90 वाला तत्व है थोरियम TH से जाती है ये लोरेंशियम तक। कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक जाती है। ठीक, अब हम एक एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखते हैं, एक सारणी बनाएंगे। यदि वो सारणी आपको आती है तो एक्टिनाइडों के बारे में चाहे कैसा भी प्रश्न हो उस सारणी से बाहर नहीं आता है, तो हम सारणी के द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे देंगे जो कि एक्टिनाइडों से पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे सबसे पहले इधर लिखेंगे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इनका हम लिखेंगे 90 से 103 तक। नब्बे से 103 तक। ठीक है, अब इनके प्रतीक लिखते हैं। परमाणु क्रमांक के बाद में इनके हम लिखेंगे प्रतीक। ठीक है, प्रतीक के बाद में एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको और बताऊंगा, इनकी ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक कि भाई ये प्रतीक हम कैसे लिखें जिन्हें हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रिक के बाद में इनका इधर हम लिखेंगे इनका नाम क्या है, नाम के बाद में इधर लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे Rn रेडोन, रेडोन के बाद में यहाँ 4F भी आएगा, 6D भी आएगा, 4F नहीं सॉरी 5F भी आएगा, 6D भी आएगा और एक क्या आएगा 7S भी आएगा। क्या आएगा, 7S भी आएगा। उसके अलावा हम इनकी लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में लिखेंगे इनकी हम ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो क्या है इनकी ट्रिक क्या है, मैं लिखता हूँ ट्रिक। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पुराने
आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। उसके बाद में कैफे में ऐश फरमाओ, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नाश्ता ला रहे। देखो क्या है, ये इन प्रतीकों को अपने याद करने की ट्रिक है। आपको वैसे याद रहते हैं बिना ट्रिक के तो अच्छी बात है। थोड़े TH, पहलवान PA, यूं यू, निपटेंगे NP, पुराने PU, आम AM, कम CM, बिकेंगे BK, कैफे CF, SES, फरमाओ FR, FM फर्मियम आएगा भाई ये, सॉरी FM, मैडम MD, नाश्ता NO, लारे LR। ठीक है, उसके बाद में देखो इनका नाम क्या है, इनका नाम लिख रहा हूँ TH थोरियम, PA प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, NU नेप्टूनियम, PU, एक मिनट रुक जाना, नेप्टूलियम, AM अमेरिशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केनियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलिवियम, NO नोहेवियम, LR लोरेंशियम। ये इनके नाम हो गए। अच्छा, ये जो PU रहेगा ये है, इसका नाम है प्लूटोनियम। देखो क्या है, नाम क्या है, थोरियम है, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, NP नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम बर्केनियम, कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी के नाम पे। ये क्यूरियम मैडम क्यूरी, P क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी उसके नाम पे, फिर कैलिफोर्नियम, फिर आइंस्टीन के नाम पे, फिर मेंडेलियम जिन्होंने आवर्त सारणी दी थी आधुनिक आवर्त सारणी से पहले, जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की आई उससे पहले मेंडेलिव की थी, मेंडेलिवियम, ये नोहेवियम, और सबसे लास्ट में है लोरेंशियम। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको कैसे याद करें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने का 7s में सभी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको, 7s में सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। उसके अलावा देखो क्या है, जब हम 4f श्रेणी पढ़ रहे थे उसमें सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, बीच वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे ऊपर क्या कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रखनी है, वो हमें ध्यान रखनी है 21-11, फिर 2 बार 0, और जो सबसे बीच वाला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर जो आ गया ये CM क्यूरियम, यहाँ हमें क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन करना है। ठीक है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड जैसा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड जैसा। हमें एक्स्ट्रा क्या बात रखने के, यहाँ 2 फिर 1 1 1 3 बार, या आप ट्रिक बना लो 21-21 हमें एक्टिनाइडो में एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, 21-21, बाकी सभी जगह कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 0 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो क्या है, 5f श्रेणी में हमें याद ही नहीं रखना है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने नहीं आएंगे, हमें तो केवल बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए चलना है। यहाँ बाह्यतम कोश में रहता है 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ बाह्यतम कोश में 5f में 0 है, कुल कितने हैं बाह्यतम कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कुल बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 और 1 3 हो गए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, तो यहाँ कितने लाने पड़ेंगे, 3। ठीक, वैसे यहाँ 4। अच्छा देखो 4 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब बाह्यतम कोश में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, तो यहाँ क्या लाओगे, 6। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 7। अच्छा अब देखो बाह्यतम कोश में 7 और 2 9 है, इसमें कितने आएंगे बाह्यतम कोश में 10, तो 2 और 1 3 आ गए, तो यहाँ कितना रखेंगे हम, 7। उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 7 8
8 और 2 कितने थे 10। अब भायतम कोष में कितने लाने पड़ेंगे 11, तो यहाँ क्या जाएगा 9। ठीक वैसे यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ कितने आ गए 14। अच्छा आप देखो भायतम कोष में 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन हो गए कहाँ NO नोहेवियम के लिए। अब लास्ट में लोरेंशियम के लिए कितने लाएंगे हम 17 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, तो यहाँ कितने कर देंगे 14, 15 और 2 कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक। अच्छा देखो अब ऑक्सीकरण अवस्था, जब हम लैंथेनाइड एक ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ रहे थे तो लैंथेनाइड भी सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे थे +3 दर्शा रहे थे, तो ये भी सभी एक्टिनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाएंगे ही, सभी के सभी क्या दर्शाएंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। ठीक है, वो लैंथेनाइड +3 के अलावा +2 और केवल +4, केवल 3 ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे थे। ये +3 के अलावा +2 भी दर्शाता है, +2 केवल 1 दर्शाता है, नीचे से 1 छोड़कर ये +2। ठीक है, उसके अलावा ये +4 भी दर्शाएंगे, +5 भी दर्शाएंगे, +6 भी दर्शाएंगे। तो देखना ये ऊपर वाला +4 दर्शाएगा, उसके बाद में ये +4 और साथ में +5 दर्शाएगा, ये +4 भी +5 भी +6 भी दर्शाएगा। फिर ये लगातार 4 +4 +5 +6 +4 +5 +6, इसका मतलब 1 2 3 4 ये चारों +3 से लेकर +6 तक दर्शाएंगे। उसके बाद में ये +4 और ये +4 ये दर्शाएंगे। बाकी ये ऑक्सीकरण अवस्था 1 2 3 4 ये चारों केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अच्छा ऑक्सीकरण अवस्था ये बदल बदल के प्रदर्शित करेंगे, उसका मुख्य कारण यही है कि ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं या तो अर्धपूरित या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक, ये बात होगी ऑक्सीकरण अवस्था की। ठीक है, अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिर से, या इस सारणी को कैसे याद रखें। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक तो हमें करना ही है। उसके बाद में प्रतीक TS से लेकर LR तक ये प्रतीक कैसे लिखें, देखो ये ट्रिक हमने बना रखी है। इस ट्रिक के आधार पर हम इनके प्रतीक लिख देंगे। जब हम इनके प्रतीक लिख देंगे तो इनके नाम लिख देंगे। नाम यदि हमें याद भी नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमें केवल थोरियम का, यूरेनियम का और उसके अलावा लोरेंशियम का 3 नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखें 7s उपकोष में सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6D में क्या आपको ध्यान रखना है, जैसा लैंथेनाइडो में था सेम वैसा ही, यहाँ सबसे लास्ट में 1, बीच वाले में 1, ऊपर 4 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है 21-21। तो लैंथेनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के और एक्टिनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना करें तो यहाँ 6D में आपको क्या ध्यान रखना है 21-21 ध्यान रखना है। 21-21 भर दिया, यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 1 भर दिया, बाकी सभी जगह क्या है 0। अब हम 5 श्रेणी को भरें, इनमें 5 में भरें इलेक्ट्रॉन, तो आपको धीरे धीरे एक बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन हमें 5 कोष में नहीं बढ़ाना है। देखो यहाँ 2 से 3, 3 से 4, 1 बढ़ गया, लेकिन 4 के बाद में 6 भी आ गए, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 2 बार 7, 7 आ गए। तो हमें इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है 5 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाना है, हमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है वो इस पूरे बाह्यतम कोष में ध्यान रख के हमें बढ़ाना है। ठीक, तो ये बात तो होगी इनकी। ठीक है, अब हम एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइडो की यदि तुलना करनी पड़ जाए तो देखो क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइडो की जो तुलना है एक तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हो जाएगी कि लैंथेनाइड कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे थे, केवल +2 +4 3 ही प्रकार की, ये ऑक्सीकरण अवस्था अधिक प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक, उसके अलावा लैंथेनाइडो में संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक बनाने का गुण कम पाया जाता है, जबकि एक्टिनाइडो में संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक बनाने का गुण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उसके अलावा जो लैंथेनाइडो के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइडो के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। और एक बात और, जो लैंथेनाइड श्रेणी थी उसमें केवल PM प्रोमीथियम जो तत्व आ रहा था वो रेडियो एक्टिव था, जबकि एक्टिनाइडो में सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं या कृत्रिम तत्व होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या है, अब हम यहाँ जो एक्टिनाइडो के बारे में जितना हमने अपने सिलेबस में से उतना हो गया, यहाँ जाके अपना DVF कोर्स का जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इससे लास्ट वीडियो में हम DVF कोर्स से संबंधित जो प्रश्न
राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके अलावा कंपटीशन एग्जामों में कहाँ तक रीजनिंग चल रही है और कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का डी व एफ पोस्ट में क्या ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में चलने का मतलब है जो एग्जाम लास्ट ईयर हुए हैं, उससे लास्ट ईयर हुए हैं, उनमें वो कहाँ तक कितना डीपली एग्जाम में पहुँचता है डी व एफ पोस्ट में, जितना हमने पढ़ा है उन टॉपिकों में से कितना पूछेगा, उन सभी का अध्ययन हम लास्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।